हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों। और हर दिन की तरह आज फिर से आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के क्लासेस में स्वागत है। और आपका एग्जाम अब बहुत ही कम समय बचा है, 16 और 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है। तो चलिए फिर से हम लोग नए क्लासेस में इंटर करते हैं। और आज हमारा यूनिट रहेगा यूनिट वन में अभी हम लोग हैं। हमारा जो यूनिट चल रहा है, कौन सा यूनिट है? यूनिट वन। और यूनिट वन में हमारा क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति। तो देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति एवं प्रवृत्ति, इससे जुड़ा हुआ आज हमारा सेशन रहेगा। और एक शानदार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। टॉपिक क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारे सिलेबस यूजीसी का भी सिलेबस, यूजीसी नेट का भी सिलेबस है। और आपका यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर वन जो आपका है, पेपर वन का यूनिट वन है। पेपर वन का यूनिट वन है, पेपर वन यूपीएचएससी यानी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में। तो यहां से कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं? यहां से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। और टोटल कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। एवरी यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको ये 5 प्रश्न किस प्रकार आप सही कर पाए, इसी का ये प्रयास है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और हम लोग अगले कर सकते हैं सेट पे आते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है सभी को। शिक्षण से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल सीधा सिंपल प्रश्न है, ये ट्रेडिशनल प्रश्न है। शिक्षण से क्या अभिप्राय है? सीखने में सहायक, शिक्षण की अंत प्रक्रिया, सीख देना, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षण से जो अभिप्राय है वो होता है सीख देना। शिक्षण यानी टीचिंग क्या करते हैं? सीख देते हैं, सिखाते हैं। तो सीख देना का मतलब ही हो गया हमारा शिक्षण। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही आंसर है। चलिए फटाफट तरीके से इस सेट को हम लोग बना लेते हैं। और जहां भी कभी डाउट्स हो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट करके। और अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। यह कथन किसका है? अब जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो मैं 5 से 6 प्रश्न आप सभी से करूंगा, जो कि स्टेटमेंट है, किसी स्कॉलर का स्टेटमेंट है, यहां से प्रश्न एक आएगा ही आएगा। ये जो 6 प्रश्न दूंगा, इसमें एक प्रश्न आपको लग जाएगा एग्जाम में, क्योंकि स्टेटमेंट से एक प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। 99% चांस है यहाँ से प्रश्न आता है। अब देखिए स्टेटमेंट किसका है, ये किसने कहा है? शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। ऐसा किसने कहा? सुकरात, अरस्तु, टेलर या जॉन डीवी ने। तो ये कथन है आपका अरस्तु का। अरस्तु ने क्या कहा? शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, ये अरस्तु ने कहा था। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए। अगला प्रश्न, शिक्षण से जुड़ा हुआ फिर से एक स्टेटमेंट है। शिक्षण से मेरा अभिप्राय, यानी जो कह रहा है ना, मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है, कथन संबंधित है। यह कथन किसका है ना? पूरा प्रश्न आपको दिख रहा है। शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ये कथन किसका है? राधा कृष्णन जी का, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम आजाद का? तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी का। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षण से जुड़ा हुआ ये स्टेटमेंट दिया था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, ये कथन किसका है? फिर से कथन से जुड़ा हुआ जो है ना, वहां से प्रश्न अक्सर आता है। तो आपको इन चीजों को रट लेना है, यहाँ पे समझने वाली कोई चीज नहीं है, आपको बिल्कुल रट लेना है स्टेटमेंट किनका है, या तो कुछ उसका क्लू निकाल लीजिएगा ना। जैसे गांधी जी का सर्वांगीण विकास, उसका एक कोट याद रखिए, सर्वांगीण विकास वाला मैटर किसका है? गांधी जी का। इसी प्रकार यहाँ एक स्टेटमेंट, शिक्षण वह संस्था है, तो संस्था के बारे में, शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना, कथन किसका है? ठीक है, ये आपसे क्या 2 पॉइंट याद की, ज्ञान और संस्था से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट किसने दिया है?
तो स्मिथ, रैंडम, गेज या फिलिप्स? ये आपका फिलिप्स ने कहा है। ये किसने कहा है? फिलिप्स ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर बन रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। क्या है कह रहा है? शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य क्या है? दूसरे व्यक्तियों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। दूसरा जो व्यक्ति है उसमें अपेक्षित परिवर्तन लाना ही इसका उद्देश्य है। अपेक्षित परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य है। तो ये किनका कथन है ना? किनका कथन है ये किनका कथन है? ऑप्शन है आपका रेयांश, महात्मा गांधी, गेज या पतंजलि। तो किसने कहा है? तो ये गेज महोदय ने कहा है। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही आंसर बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरों को सिखाने, निर्देश देने, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है कि शिक्षण क्या है? शिक्षण का जो डिफिनेशन है उसमें कहा है कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही तो शिक्षण है। ये किनका है? रेयांश, गेज, पीओ स्मिथ या टेलर? तो ये रेयांश महोदय का कथन है। ऑप्शन ए। रेयांश लिख के बिल्कुल इसको डैश करके लिख लेना है, ठीक है। स्मिथ का जो है या फिर फिलिप्स का है, सबका अलग से अलग डैश करके आपको लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल स्टेटमेंट से आता ही आता है। यहां पर चांसेस ज्यादा है कि स्टेटमेंट सबसे प्रश्न पूछ लिया जाए। आगे, ठीक है। शिक्षा मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। अब शिक्षा के बारे में स्टेटमेंट है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। यह कथन किसने दिया है? ठीक है, कहा जा रहा है शिक्षा को है ना मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। शिक्षा का जो कर सकते हैं उसका जो लक्ष्य है, मिशन है, वो अधूरा है इस कार्य के बिना। ये किसने कहा है? विवेकानंद, ज्ञानानंद सरस्वती, राधा कृष्णन या महात्मा गांधी? ये आपका राधा कृष्णन जी ने कहा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है ना। शिक्षा अपूर्ण है ना, महत्व या कैसे शिक्षा क्या होता है? अपूर्ण कहलाती है। तो ये किसने कहा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की जो बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके लिए, शिक्षण की प्रकृति। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रकृति। तो मैं इसे ऊपर कर देता हूं ताकि आपको प्रश्न दिखिए पूरा, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा आप। चलिए, शिक्षण की प्रवृत्ति विद्यार्थियों के किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? शिक्षण की जो प्रकृति है विद्यार्थियों के किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है, किन पक्षों को जागृत करती है? उनके संज्ञानात्मक का, भावनात्मक का, क्रियात्मक का, ये सभी क्या हो जाएगा? उनके संज्ञात्मक है ना, यानी मानसिक स्तर पे वो भी करता है, उसको अभिप्रेरित करता है, यानी वहां पर उनका डेवलपमेंट करता है। भावना में भी, यानी उसके सोच विचार में बदलाव आता है। और क्रियात्मक इसी के अनुसार वो कार्य भी करता है। यानी तीनों ही प्रकार के चीजों को, तीनों ही प्रकार के पक्षों को अभिप्रेरित करने का काम करता है हमारा एजुकेशन, शिक्षण। तो ये क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को अभिप्रेरित करता है हमारा शिक्षण। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रवृत्ति कैसी होती है ना? शिक्षण की जो प्रवृत्ति होती है टीचिंग्स की, वो कैसी होती है? उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्य तो होता है, हर शिक्षण का उद्देश्य होता है। उपचारात्मक, ये भी होता है, अगर कोई समस्या है तो उसको टीचिंग के माध्यम से उसको सॉल्व किया जाता है। उपचार किया जाता है। डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट हो स्टूडेंट का, उनका जो थिंकिंग लेवल है वो बढ़े, है ना, यानी सभी हो जाएगा। ये सभी, ये जो शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? तो उद्देश्यपूर्ण भी होती है, उपचारात्मक होती है और विकासात्मक भी होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए,
इसे भी ऊपर कर देता हूं थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में जो ध्यान दीजिएगा, कहीं कि क्या करते हैं हम लोग जल्दीबाजी में जो सही है वही आंसर कर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है शिक्षण, हमेशा सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव होता है शिक्षण, तो ये सही है। शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूप में होती है। जी हाँ, जरूरी नहीं कि कला में हो गया साइंस में होगा, दोनों में होता है, दोनों रूप में। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है। भाषाई नहीं, भाषाई प्रक्रिया भी तो शिक्षण का ही पार्ट है, तो नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत लग रहा है। अब चलिए डी पे चलते हैं। शिक्षण निर्देशन में अन्वेषण मूल्यांकन आदि शामिल है, ये भी सही है ना। शिक्षण में रिसर्च रहता है, अन्वेषण रहता है ना, इवेल्यूएशन रहता है, दोनों शामिल रहता है, तो ये भी सही है। यानी सही कौन नहीं हुआ, ऑप्शन सी। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है ना आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है? शिक्षण की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है। यहां पे देखिए फिर से उसी टाइप का, ये तो हम लोग देख चुके थे, नहीं मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन ये हम लोगों ने नहीं देखा है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है? शिक्षण से जुड़ा हुआ उनका जो विशेषता है उससे जुड़ा हुआ फिर एक प्रश्न है। शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। जी हाँ, सर्वांगीण विकास होता है शिक्षण से हमारा। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। वो भी शिक्षण, जरूरी नहीं कि हम किताबों से जो पढ़ते हैं वही शिक्षण है, ऐसा नहीं है। समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, है ना, घर में अपने माता पिता से सीखते हैं, तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, ये भी सही है। शिक्षण एक गतिहीन प्रक्रिया है। जी नहीं, ये नहीं हो सकता है। शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया, गतिहीन नहीं, गतिशील प्रक्रिया। हमेशा शिक्षण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, है ना। आप बूढ़े हो जाएं तब तक आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी उम्र नहीं होता है। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये भी है ना, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है ना वही आपका प्रदर्शित नहीं करता शिक्षण की प्रवृत्ति में। ऑप्शन सी है, शिक्षण एक गतिहीन प्रक्रिया है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता है? शिक्षण का प्रक्रिया की ओर कौन संकेत यहां पर नहीं करता है ना, कौन संकेत नहीं करता है? शिक्षण व्यवसायिक प्रक्रिया है, शिक्षण सतत प्रक्रिया है, या अंत प्रक्रिया है, या सामाजिक प्रक्रिया? देखिए शिक्षण आपका सतत प्रक्रिया, जैसे मैंने पहले कहा, आप बुढ़ापे तक भी सीख सकते हैं, सतत भी है। अंत प्रक्रिया है ना, मानसिक स्तर पर डेवलप होते हैं, अंत प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया, समाज में से भी बहुत कुछ सीखते हैं, यानी व्यवसायिक प्रक्रिया ने शिक्षण को, हालांकि आज के समय में शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ दिया गया है ना, चाहे वो बड़े प्राइवेट संस्थान हो, है ना, बड़े बड़े स्कूल्स हो, कॉलेज हो प्राइवेट, वो व्यापार से जुड़ गया। लेकिन ये इसका जो बेसिक है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं कि हमको सिर्फ यहाँ व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, ऐसा कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं है, हाले इसका रूप बदला है। लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सा एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता है, तो व्यवसायिक प्रक्रिया नहीं है, शिक्षण कभी भी व्यवसायिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन ए हम लोग चुनेंगे। यही पूछा गया है, कौन सा आपका सही नहीं है, ये पूछा गया था। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें निम्न 3 ध्रुव है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं अपने क्लासेस में, जो एजुकेशन है ना वो एक 3 व्हीलर व्हीकल के जैसा है। जिस प्रकार ऑटो में है ना 3 चक्के होते हैं, उसके बाद ऑटो चलती है, तो आगे वाला जो चक्का है ना वो स्टूडेंट है, पीछे वाला जो 2 चक्का है, एक आपका पेरेंट्स है, दूसरा टीचर है। अगर एक भी डैमेज रहेगा तो फिर नहीं चल पाएगा, अगर आगे वाला स्टूडेंट ही डैमेज रहेगा तब तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए यहाँ पे उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निम्न 3 ध्रुव होता है, छात्र, विद्यालय और शिक्षक। छात्र, विद्यालय और शिक्षक। विद्यालय तो क्या निर्जीव चीज है, विद्यालय कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ शिक्षक आ गए तो विद्यालय उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए विद्यालय नहीं होगा। छात्र है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम ये हो सकता है। प्रचार विद्यालय, ये भी नहीं, प्रचार अलग देने का कोई जरूरत नहीं है, फिर विद्यालय देने का जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अध्ययन
पाठ्यक्रम छात्र, ये दोनों मिलता हुआ चीज है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। था सबसे सटीक ऑप्शन आपका बी लग रहा है, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ये जो है ना त्रिध्रुव, जिसको बोलते हैं तीन ध्रुव है शिक्षण का, इसको हम लोग मान सकते हैं। बी नंबर छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, यही त्रिध्रुव है शिक्षण का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? कौन सा कथन है जो शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है। शिक्षण एक कला, जी हाँ, शिक्षण एक कला है ना, आर्ट है। बहुत कभी आप देखिए जो पीएचडी होल्डर है ना, वो नहीं पढ़ा पाएंगे ढंग से, और कभी मैट्रिक पास जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से टीचिंग कर देगा, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है, पढ़ाना एक कला है। यहाँ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो मायने रखता है। तो टीचिंग एक क्या है? कला है। यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। यहाँ पे आपका विज्ञान भी है, कला भी है, इसीलिए सी नंबर पर जाएंगे, क्योंकि यह विज्ञान एवं कला दोनों है। शिक्षण है, विज्ञान एवं कला दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा छोटा करना होगा, क्योंकि तो पूरा आपको नहीं दिख रहा होगा कि सभी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। अब दिख रहा है, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है। क्या होता है कि नहीं? हर शिक्षण का एक गोल होता है, टारगेट होता है, तो होता है। शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है। जी हाँ, मानवीय मूल्यों का भी शिक्षण के माध्यम से डेवलपमेंट होता है हमारा। संकुचित शिक्षा का औपचारिक शिक्षा होता है। ठीक है, अगर हम शिक्षा को सिर्फ कह सकते हैं कि सिर्फ कॉलेज या स्कूल में जाकर ही पढ़ाई होगा, तो ये क्या होगा? संकुचित शिक्षा हो गया। नहीं, मैंने पहले कहा शिक्षा का दायरा कोई लिमिट एरिया में नहीं होता। हम अपने घर में सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, समाज से। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उससे हम संस्कार से, जो बड़े हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, अंगूठा छाप है, लेकिन उससे हम जीवन के बहुत सारे मूल्यों को सीखते हैं। तो वो भी तो हमारा शिक्षा का ही एक पार्ट है। यानी शिक्षण का जो दायरा है वो संकुचित नहीं होना चाहिए, वो है ना विशाल होना चाहिए। और संकुचित शिक्षा का मतलब है कि वैसा शिक्षा जो सिर्फ विद्यालय में होता है। तो ये यहाँ संकुचित शिक्षा करते हैं। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूल या कॉलेज में जाकर ही हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसी कहते हैं संकुचित शिक्षा। यानी देखा जाए तो तीनों ही सही कथन है। तो एक यहाँ एक और दो, दो और तीन नहीं, तीनों, एक, दो और तीन, ऑप्शन डी पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तीनों ही कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है। शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है ना? कौन सा कथन आपका सही है? शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एक तो सही है। दूसरा, शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है, विपरीत प्रबंध पाया जाता है, तो केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो। शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है, ये ऑप्शन एक तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन दो, शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है, जी नहीं, केवल एक आपका सही होगा, है ना, केवल एक सही होगा, ए नंबर सही होगा। तो ये आज का ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट था, और ऐसे ही एवरीडे आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और इस प्रकार हम लोग यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के क्लासेस को बहुत जल्दी समाप्त करने वाले हैं। लास्ट का जो 10 डेज होगा उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स देखेंगे, और आपको 20 प्रैक्टिस सेट हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, हमारे ऐप पर। एग्जाम फाइटर नंबर जो ऐप है हमारा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा ना, 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। और अभी ऐप न्यू हमने लॉन्च कराया है, तो 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को दे रहे हैं ऑफर प्राइस पे, बिल्कुल नाम मात्र का प्राइस पे रहेगा। और जो बच्चे 1 अप्रैल से पहले इस ऐप को डाउनलोड करके रखेंगे, उसके लिए उसमें भी 50% ऑफ,
रहेगा। जो नॉमिनल फी है उसमें भी 50% ऑफ रहेगा और आप इस 20 प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं, जहां पे आपको 30 क्वेश्चंस का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 30 क्वेश्चंस का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि 30 क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 1 में पूछा जाएगा। उसी तरह का 30 क्वेश्चन का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा 15 दिनों के, क्या बोलते उसको, आपका एग्जाम 16-17 को है, तो 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से मिल जाएगा आपको 20 प्रैक्टिस सेट। आप सेट जाके वहां लगा सकते हैं, बना सकते हैं विद टाइमर। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, जिसमें जो 6 यूनिट है ना, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न रहेगा, है ना। 6 यूनिट है तो प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न रहेगा, यानी 30 प्रश्न, जिसमें करंट अफेयर्स भी आपका इंक्लूड रहेगा। आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, तो बिल्कुल आप फिलहाल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या फिर अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको 1 अप्रैल से लगातार वहां पर प्रैक्टिस सेट शो होने लगेगा और इसके माध्यम से आप क्लासेस को कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे मिलते हैं कल एक नए क्लास में आप सभी के साथ। आप सभी हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।